तो नेक्स्ट टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। याद रखिएगा प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? डायलिसिस के द्वारा। ये पूछेगा, 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव लिख लो, 1 नंबर पूछा है बिहार बोर्ड में। उसके बाद डायलिसिस प्रोसेस में क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन को पास कराते हैं एनिमल मेम्ब्रेन से, तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स सेपरेट आउट हो जाता है, वो पास नहीं होता है, और जो लिक्विड है वो पास आउट हो जाता है, तो फिल्टर आउट हो जाता है। तो लिख लीजिए इस बात को, when colloidal solution when colloidal solution when colloidal solution passes through the animal membrane, यहाँ लिखा हुआ passes through the animal membrane, then colloidal particles do not passes through the membrane, and hence separated out, मतलब कि यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा और जो कोलाइडल पार्टिकल है यहीं पे सेपरेट हो जाएगा, और इस तरह से आपका कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन से आप उसका कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हो। जैसे मिल्क से भी किया जाता है, तो आपको याद होगा वो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जिससे कि उसके सारे कोलाइडल पार्टिकल्स जिसमें बटर घी वगैरह निकलते हैं सब सेपरेट आउट हो जाता है, और वो जो पानी निकलता है एकदम दिखेगा कि पानी की तरह, उसमें कुछ बचता नहीं, वो मिल्क नहीं। आया बात समझ में? तो ये है तुम्हारा कोलाइडल पार्टिकल्स। नेक्स्ट लिखो इमल्सन। इमल्सन तो आप लोग पढ़े ही हो, फिर से लिखो। इमल्सन क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स में पूछेगा। इमल्सन और इट्स टाइप्स, क्या होता है इमल्सन के टाइप्स? तो आप जानते हो इमल्सन क्या होता है जी, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम भी किसमें हो? लिक्विड, और डिस्पर्सन फेज भी किसमें हो? लिक्विड। तो लिखो इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्सन में लिखो 2 मार्क्स में। इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच dispersion medium is in liquid state. Dispersion medium is in liquid state, and dispersion phase is also in liquid state. Dispersion phase is also in liquid state. Dispersion phase is also in liquid state. ठीक है? Such colloids are called emulsion. नेक्स्ट लाइन में लिखो emulsion is of 2 types. emulsion कितने टाइप्स के होंगे जी? 2 टाइप। emulsion is of 2 types. पहला टाइप कौन है? लिखिए while in water, OW लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं? OW emulsion, OW while in water emulsion। मतलब समझे, इसमें डिस्पर्सन फेज क्या होगा? while, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? वाटर। ये कहने का मतलब। तो जल्दी से इसका भी डिफिनेशन लिख लो। लिखिए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच, इसमें लिखो कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच dispersion medium is in, while dispersion medium is while and dispersion phase is water। ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी? मिल्क। मैंने ये बोला डिस्पर्सन फेज वाइल, ये भी लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या होगा? लिक्विड ही होगा, वाटर। ठीक है? ये
उसी को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हो मिल्क, क्रीम, ये सब होता है। ठीक है, दूसरा उल्टा कर दो, वाटर इन ऑयल, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं, WO इमल्सन। इसमें बताओ डिस्पर्स फेज कौन होगा, पता ही है, वाटर, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम ऑयल। तो लिख लीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच dispersion phase is water and dispersion medium is oil। ठीक है, इसका एग्जांपल बताओ। डिस्पर्सन फेज, मैंने क्या बोला, डिस्पर्सन फेज जो होगा वो वाटर होगा, डिस्पर्सन फेज इज वाटर और डिस्पर्सन मीडियम इज ऑयल। कोई लिखवा दिए हैं, पहले वाले में क्या लिखा है, डिस्पर्सन फेज। अच्छा, तो एक थोड़ा सा सुधार लो जी, पहले वाले में डिस्पर्सन फेज में क्या कर दो, ऑयल, यहाँ लिखा है मैंने, डिस्पर्सन फेज ऑयल, और डिस्पर्सन मीडियम में वाटर। पहले डिस्पर्सन फेज आता है, बाद में डिस्पर्सन मीडियम आता है। ठीक, और दूसरे वाले में डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, इसका एग्जांपल लिख लो, बटर। बटर में देखते हो गया ना, वाटर थोड़ा होता है, ऑयल ज्यादा होता है। ठीक है, बटर, चीज है ना, ये सब इसी का एग्जांपल है, वाटर इमल्सन। तो इमल्सन के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछ लेता है, इसके टाइप्स जो मैंने यहाँ लिखा दिया। इतना ही था हमारा कोलाइड। और कोलाइड के बाद एक लास्ट टॉपिक क्या है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही हो, क्या करता है जी कैटलिस्ट, स्पीड अप द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है बिना उसमें पार्टिसिपेट किए। तो लिखो कैटलिस्ट और इसका डेफिनेशन। हाँ, तो लिखो कैटलिस्ट के बारे में लिखिए, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेट इन इट, बिना उसमें पार्टिसिपेट किए, विदाउट पार्टिसिपेट, लिख लो, विदाउट पार्टिसिपेट इन इट। भाई कोई केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। ठीक है, वही कहलाता है कैटलिस्ट। जैसे कैटलिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नहीं बताया था कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट इस तरह से बन रहा है। ठीक, तो विदाउट कैटलिस्ट अगर है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा वो ज़्यादा होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये कहला रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन विथ कैटलिस्ट होगा तो उसको मैं रेड पेन से बनाता हूँ, ये रिएक्टेंट है बाबू, ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ से हम बनाए तो ये हो गया। कि इस बार क्या हुआ कि जो एनर्जी की ज़रूरत है वो कम हो गई, किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहीं तक है, तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक चाहिए था, अभी कितना चाहिए, इतना ही। ये ब्लू पेन से मारते हैं। ये क्या है जी तुम्हारा विथ कैटलिस्ट, तो टाइम बचा ना, रिएक्शन के स्पीड को फास्ट करके ये काम किया कैटलिस्ट। कोई दिक्कत नहीं ना, तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्टिव निकालता है जी। कैटलिस्ट जो नेचर में होता है ना वो हाईली स्पेसिफिक होता है। तो लिखिए, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। क्या मतलब हुआ इसका, कोई बताना चाहोगे, हाईली स्पेसिफिक का मतलब? हाँ जी बताइए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट या लिख लो, इट
डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये शिफ्ट नहीं करेगा। देख ही रहे हो ये बीच में बराबर ही है। और ना ही चेंज इन एंथैल्पी, जो ये डेल एच की वैल्यू जितना मिलना है वही मिलेगा, वो कम नहीं करेगा। जैसे जिस फूड खाने से हमें जो एनर्जी मिलना है, ठीक है, जैसे कहता है ना एक चपाती में 150 कैलोरी मिल जाता है, तो अगर वो फूड मान लो 6 घंटे में डाइजेस्ट होता है और कैटलिस्ट की मदद से 2 घंटे में डाइजेस्ट होता, एनर्जी तो उतने ना मिलेगा जी, ये चेंज होगा नहीं ना। तो वही चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये लिखो, इट डज नॉट चेंज द change the enthalpy of reaction, रिएक्शन की एंथैल्पी को ये चेंज नहीं करता है। कौन नहीं करता है जी? कैटलिस्ट। आया बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कैटलिस्ट का कुछ प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। लिखिए, कैटलिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं जी, सब चीज 2 ही टाइप का होता है, वो होमोजेनस है वो हेट्रोजेनस। तो लिखो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला लिखिए होमोजेनस। होमो मतलब सेम। तो कौन सेम होगा जी? रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट दोनों सेम होगा। तो लिख लीजिए इस बात को, यहां तक लिखिए पहले। होमो मीन्स सेम, लिखिए होमोजेनस में। रिएक्टेंट एंड, लिखो यहाँ पे। अरे क्लास छोड़ दो, क्लास में बात करने से मना किया। लिखो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, reactant and catalyst are in same phase, होमो मतलब क्या होता है जी? सेम। और फेज मतलब स्टेट। आर इन सेम फेज, ब्रैकेट में चाहो तो स्टेट लिख लो। उनका स्टेट सेम होता है। किसका? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल दिया था ना जी, इसका नाम तुमको पता है? बोलो नाम जल्दी से। ये कौन है? इथीन। इथीन क्या होता है? गैस होता है ना। इससे के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या है? गैस। तो फिजिकल स्टेट गैस है। और यहाँ पे इसमें तो निकेल यूज कर रहे हैं, ये हेट्रोजेनस में जाएगा, सॉरी ये मत लिखो, दूसरा लिख लो, ये हेट्रो में चल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। SO2 प्लस O2 ये सब गैस है और ये कन्वर्ट होके देंगे आपको SO3। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो NO यूज करते हैं गैस फॉर्म में, तो SO3 बन गया। ठीक है, तो ये जो बना रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट और कौन? कैटलिस्ट, दोनों किस फॉर्म में है जी? गैसियस फॉर्म में। तो ये आपका होमोजेनस कैटलिस्ट होता है। दूसरा हेट्रोजेनस लिखो। अच्छा, हेट्रोजेनस आप ही बता सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। डिफरेंट फेज में होगा, कौन कौन? रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, है ना। तो लिख लो, व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज। फेज मतलब स्टेट। जैसे वही एग्जांपल लिख लो, अभी जो लिखा रहा था, ये गैस है, हाइड्रोजन भी आपका गैस ही होता है, लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा निकेल, वो क्या है? सॉलिड। तो डिफरेंट फेज में हो गया ना जी। और ये बनता क्या आपको पता ही है, CH3 हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं। या फिर और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, ये भी गैस, ये भी गैस, और ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में,
चाहो तो रिएक्शन बैलेंस भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट लेते हैं वो लेते हैं आयरन, Fe, और आयरन किसका है, सॉलिड में, ठीक है। तो ये भी क्या किसका एग्जांपल हो गया, तुम्हारा हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का। बोलो कोई दिक्कत, बस होमो हेट्रो, ये सब ज़्यादा पूछता नहीं है क्योंकि डायरेक्ट नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। मेन पूछता है इसके बाद क्या, यहाँ तक तो पूछेगा ये दोनों ऑब्जेक्टिव, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, जिसको ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो लिखो हेडिंग दो, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, जिसका एक और नाम है मॉडल एब्जॉर्प्शन थ्योरी। ये थ्योरी 2 मार्क्स में आ सकता है, मॉडल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आप समझ रहे हो ना, पहले हम लोग पढ़े हैं ना जी, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, कोई बताएंगे, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन पढ़ाए थे ना, बताइए तो। हाँ लिखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कैटलिस्ट किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले AB जो मेरा क्या है रिएक्टेंट, वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा किसके सरफेस से आके जुड़ा, कैटलिस्ट के। तो लिखो यहाँ पे पहला पॉइंट, एडजॉर्प्शन ऑफ कैटलिस्ट, सॉरी एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट किस पे जी, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस ऑफ, भाई कैटलिस्ट के सरफेस पे आके पहले ये जुड़ गया, अब जुड़ गया उसके बाद क्या हुआ जी, ये दोनों अपना बॉन्डिंग करना शुरू किया, यानी केमिकल बॉन्ड बनाना शुरू किया। तो दूसरा पॉइंट लिखो, यहाँ पे ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट है ना। तो लिखिए सेकंड, रिएक्टेंट्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, रिएक्टेंट फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। रिएक्टेंट क्या बनाता है जी, केमिकल बॉन्ड। इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या होगा, डिसॉर्प्शन के द्वारा प्रोडक्ट यहां से रिमूव हो जाएगा, किसके सरफेस से, कैटलिस्ट। तो लिखो लास्ट, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट बाय डिसॉर्प्शन, बाय डिसॉर्प्शन, यहाँ लिखा हुआ है डिसॉर्प्शन मेथड, बाय डिसॉर्प्शन मेथड। डिसॉर्प्शन मेथड के द्वारा क्या हट जाएगा जी, प्रोडक्ट कहाँ से हट जाएगा, लिखो फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। और ये हमको कैटलिस्ट जैसा था वैसा मिल गया, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। और अब आप ये डायग्राम बना दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन का मार्क्स पूरा मिल जाएगा। लिख लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछता है, ये आपके बुक में है जी, NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 7 पे है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा आप। बायो कैटलिस्ट के बारे में लिखिए, इट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, it is present in small amount, it is present in a small amount of living organism, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये पाया जाता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जरूरत होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स एंजाइम्स, बायो कैटलिस्ट के सबसे अच्छे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ एक आध एग्जाम्पल करते हैं, जैसे शुगर को तोड़ने का काम कौन करता है, केन शुगर नहीं होता जी, इसको इन्वर्टेज,
और तोड़ के क्या बनाता है? शुगर का फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों को। इसमें वाटर होता है और फास्ट तोड़ने के लिए इन्वर्टेज का यूज करते हैं, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अच्छा दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है ना, याद रखिएगा। तो ये किस में ऊपर टूटेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज को तो तुम लोग जानते ही हो, और दूसरा फ्रक्टोज। तो ये काम है हमारे एंजाइम्स का, इसको ब्रेक डाउन करना और इसे रिएक्शन फास्ट करना, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन 13 नंबर पे है, एंजाइम्स और एंजाइम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स या बायोकैटलिस्ट, बात एक ही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। अच्छा एंजाइम्स भी जो होते हैं ना वो बड़े हाईली स्पेसिफिक होते हैं। अभी बोला ना ये क्या क्या है जी, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट कैसा था? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, तो ये भी कैसा होगा? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे इन्वर्टेज का काम है शुगर को डाइजेस्ट करना, तो इस सॉल्ट को नहीं तोड़ेगा, ये केवल शुगर को ही तोड़ेगा, ठीक है। तो सबका काम फिक्स है। तो उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये भी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। Enzymes are highly specific in nature. अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन को ना बहुत टाइम्स बढ़ा देता है, तो हाईली इफिशियंट भी होता है। तो लिखो इट इज हाईली इफिशियंट। इतना इफिशियंट होता है कि 10 टू द पावर 8 से लेके 10 टू द पावर 20 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। आपको नहीं बोला जो खाना 1 साल 2 साल लग जाते डाइजेस्ट होने में, अगर इनके एब्सेंस में और इनके प्रेजेंस में मात्र 5-6 आवर लगते हैं, है ना। तो कि देखो कितना टाइम्स ज़्यादा बढ़ा देता है रिएक्शन को। अच्छी बात है कि थोड़े अमाउंट में चाहिए हमारे शरीर, क्योंकि हमारा शरीर छोटा सा तो है, उसमें भी अगर ये सब ज़्यादा जगह लेंगे तो कहाँ से आएगा। तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, है ना, डेली सिचुएशन। तो लिखिए इट इज़ रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में चाहिए, मिलीग्राम से भी कम। आपने देखा हो कुछ लोग को डायबिटीज होता है तो इंसुलिन कितना लेते हैं? थोड़ा सा लेते हैं, नहीं 5-10 जितना जैसा रहा। तो इट इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। अच्छा और बताइए, अच्छा इसको टेम्परेचर का वेरिएशन भी ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब इतना ही चाहिए। रूम टेम्परेचर जो होता है हमारा, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, उतना तक ही रहना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम आने लगता है। जैसे अभी मतलब अभी तो एसी चल रहा है, इसीलिए नहीं चलता है तब क्या हाल होता है। तो देखे हो ना, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं फील करते हो, खाना वाना खा लोगे उससे गर्मी में तो डाइजेस्ट नहीं होता इजीली, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए, मतलब इट रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर। लिखो इट रिक्वायर, इसको ज़रूरत होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर, तभी काम करेगा। मतलब इसके अनुसार हो कितना 25 डिग्री रूम टेम्परेचर टू 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इतना ही होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6। इसके ऊपर वो चला जाता है तो हम कहते हैं कि फीवर हो गया, ठीक है। और उस केस में देखना जो हमारे ह्यूमन बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है वो अच्छे से काम नहीं करता है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए देखना फीवर में भूख उतना नहीं लगता है जी, खाने का मन भी नहीं करता है। कारण है कि हमारा शरीर काम ढंग से नहीं कर रहा है, एंजाइम्स ढंग से काम नहीं कर रहे, तो जो डाइजेस्ट होने में 6 घंटे लगते तो ज़्यादा लग रहा है, तो भूख नहीं लगेगी। आया बात समझ? अच्छा एक और चीज़ ऑप्टिमम होना चाहिए, वो क्या है? पीएच वैल्यू। ज़्यादा हम लोग पीएच सेंसिटिव नहीं है कि वेरिएशन होगा तो चल जाएगा, हमें दिक्कत होती है। तो लिखो इट रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, ऑप्टिमम
ऑप्टिमम पीएच वैल्यू भी ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, तो लगभग 5 to 7 तक चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसके हैं, बायो। लिखिए इसके बारे में, इट इज अ honeycomb, it is a honeycomb like structure, मधुमक्खी के छत्ते की तरह रहता है। honeycomb like structure in which a small pores are present, छोटे छोटे पोर्स छिद्र वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। in which a small pores आर प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है तो क्या होगा जी, है ना, इसमें स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है तो बताइए उसका सरफेस एरिया उस कैटलिस्ट का बढ़ जाएगा कि नहीं, तो लिखो एज ए रिजल्ट, हाँ इसी में लिखो, इसके कारण क्या होगा, थोड़ा टाइम बचा है अभी, लिखो, वहां से वहां भाग गई, अब कहाँ भागी, बाहर। एज ए रिजल्ट सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, एज ए रिजल्ट सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट विल बी इंक्रीज। तो इसके कारण सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन भी अपने आप बढ़ेगा, तो लिख लो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका एग्जाम्पल है जियोलाइट, लिख लो एग्जाम्पल, नाम है जी इसका, ठीक है, एक कैटलिस्ट का जियोलाइट। हाँ देखिए सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं, क्या सेलेक्ट करते हैं, ये एबिलिटी है किसी भी कैटलिस्ट की, ये क्षमता है कि वो रिएक्शन को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए वो फिक्स कर देगा। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट दोनों केस में सेम है रिएक्टेंट सेम, लेकिन देखिए अगर कैटलिस्ट हमने बदला तो प्रोडक्ट दोनों का बदल गया। अगर हमको मीथेन बनाना था निकल यूज करो CO+H2 में, और अगर CO+H2 में अगर हमको मिथेनॉल बनाना है तो क्या यूज करेंगे, कॉपर, मतलब एल्कोहल बनाना तो कॉपर। तो ये तरीका होता है सिलेक्टिविटी, मतलब अगर आपको रिएक्टेंट डायरेक्ट करना है कि ये बनाना है भाई, तो ये ही प्रोडक्ट यूज करें। आया बात समझ में, आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लो, कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 लगा दो, 3 दूनी 6, इधर 6, यहाँ 4 तो यहाँ 2, ये हो गया तुम्हारा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, आया बात समझ में, क्या सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा NCERT में पूछा हुआ है, कहाँ पे पूछा है, हम्म 22 नंबर पूछा, ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए जो पढ़े हैं उसके आधार पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, आप लोग आंसर दीजिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं कि कॉपी में लिखा हुआ है। बताइए बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडल सोल्स आर प्यूरिफाई, किस प्रोसेस के द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई किया जाता है, पेप्टाइजेशन, कोएगुलेशन, डायलिसिस, कौन है जी, डायलिसिस, ये 2023 में पूछा था। और सुनो आगे, एंजाइम्स तो आज ही पढ़े, कैटलिस्ट होते हैं, 2021 और 22 दोनों साल पूछा लगातार। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, नन ऑफ दिस। बताओ, अभी बताया था ना बातों में कि प्रोटीन कैसा है जी, एंजाइम्स है, तो आप चाहो तो लिख लो एंजाइम्स में प्रोटीन भी आता है, ठीक है, प्रोटीन भी कैसा है, बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स है। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन,
ये सब किया हुआ है। द टर्म्स ऑप्शन स्टैंड फॉर एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, बोथ एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, नन ऑफ दिस। कौन है जी? सॉप्शन में क्या होता है? याद आ रहा है? बोथ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं? सॉप्शन। और डिसऑप्शन में क्या होता है? केवल हटा देना, मतलब सरफेस से हटा देना, ये सॉप्शन डिसऑप्शन का होता है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है? सरफेस पे आके जुड़ जाना। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सरफेस पे नहीं, बल्क में आके उसमें मौजूद, फोम में जैसे वाटर आता है। तो ये सब टर्म से थोड़ा फैमिलियर रही है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है। आया बात समझ में? हाँ, एक और क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स इज, बताइए, स्टार्च, जेलेटिन, गम, सल्फर। कौन है जी हाइड्रोफोबिक? बताया था ना, भूल गए? सल्फर या मेटल सल्फाइड नहीं बोला था? तो सल्फर। ये सब ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में सब पूछा गया। इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन सिस्टम इज सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, बहुत बार पूछ चुका। एट हाई कंसंट्रेशन सोप इन वाटर बिहेव एज, हाई कंसंट्रेशन पे सोप इन वाटर कैसे बिहेव करता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, एसोसिएटेड कोलाइड, माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड। एसोसिएटेड दूसरा नाम उसका मिसेल, ठीक है। फ्रेश प्रेसिपिटेट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय कौन से मेथड से? कोएगुलेशन, पेप्टाइजेशन, डिफ्यूजन, नन ऑफ दिस। फ्रेश प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, पेप्टाइजेशन। और कोएगुलेशन क्या होता है? जहां पर किसको, हाँ ठीक है। तो चलो आज हमने क्या क्या पढ़ा जी? आज हमने कैटलिस्ट पढ़ा, तो कैटलिस्ट में कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़े जी? कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। भाई ये जिस काम के लिए बना है, देखो बाबू आप लोग जिस काम के लिए बने वही करो, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। और दूसरी बात मतलब जिस काम के लिए यहाँ आए हो, दूसरा चीज इसमें क्या है? ये क्या बोला बताओ, दूसरा पॉइंट बताओ। ये कुछ चेंज नहीं करता, इतना सिंपल सी बात होता है। ना तो इंथैल्पी में चेंज करेगा, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शिफ्ट करेगा। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार पूछा है, इसीलिए बता रहा हूँ। उसके बाद टाइप्स, कितने टाइप्स के? 2 गो, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। बहुत सिंपल सा है, लेकिन एग्जाम्पल ध्यान में रखना क्योंकि आएगा एग्जाम में लिखने के लिए। उसके बाद कौन पढ़े बताओ? मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का दूसरा नाम, वो दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछा। मॉडल अभी के टाइम में चल रहा है, मॉडल एब्जॉर्प्शन थ्योरी। उसमें क्या होता है? कैटलिस्ट अपना सरफेस पे पहले क्या करता है? एडजॉर्ब रिएक्टेंट को, और रिएक्टेंट फिर आपस में बॉन्डिंग करके उससे डिसऑप्शन मेथड के द्वारा रिमूव हो जाता है। आ गया समझ में? ठीक। इसके बाद क्या पढ़े? बायो कैटलिस्ट। एग्जाम्पल बताओ, एंजाइम्स और प्रोटीन। अच्छा ये बताइए इसके क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप जानते हो 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा कॉमन है। क्या? स्पेसिफिक इन नेचर, स्मॉल अमाउंट में जरूरत पड़ती है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन को देखो कितना गुना बढ़ा दिया, ठीक है। और लास्ट सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। हम सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है? जियोलाइट। जियोलाइट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जिसको टिक करो, इंपॉर्टेंट है। बाकी सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट तक ले जा रहे हैं, किसको? रिएक्टेंट को। सेम रिएक्टेंट को ही अलग अलग प्रोडक्ट बनाना है तो अलग अलग कैटलिस्ट यूज कीजिए, अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये था तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें 3 टॉपिक पढ़े हैं। यही आपका कल टेस्ट में आएगा, जिसमें 3 टॉपिक कौन कौन है? एडजॉर्प्शन, कोलाइड और लास्ट कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे, वो भी और